भयानक, पूरी दुनिया में पहले तेरे शरीर के टुकड़ों को ढूंढ निकालूंगा मैं और फिर तुझे बनाऊंगा अपना गुलाम। आसमान में लाल रंग की बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ बर्फीला तूफान आया हुआ था और फिर अचानक से एक आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश हुआ और हजारों फुट ऊंचे अटलांटिस के पहाड़ों की चोटी पे उतरा मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा वीर, सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स टीचर विपिन कंबोज द ग्रेट। ये कहकर सुपर मार्शल आर्ट्स योद्धा विपिन अपनी जादुई तलवार लेकर कूद गया अटलांटिस की खाई में। हजारों फुट गहरी उस अंधेरी खाई में उसकी जादुई तलवार एक मशाल की तरह जल रही थी। तभी अचानक से उस खाई में एक सुनहरी रंग की रोशनी का पिंड प्रकट हुआ, जिससे निकली मारिया, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की सबसे क्यूट लेडी टीचर। और वो विपिन से बोली, ये जंग हमें साथ लड़नी है, भूल गए तुम? याद रखना, जहां तुम वहां मैं। मारिया को देख के डबल एनर्जी में आ गया था विपिन, और अब वो दोनों काल के अंधकार का अंत करने बढ़ चले धरती की कोख में। और फिर अगले ही पल विपिन अटलांटिस की खाई में नहीं बल्कि उस विशाल नाले में जा गिरा जो उसके घर के बाहर बह रहा था। विपिन की आंख खुल गई थी और सपने के साथ साथ 20 साल के इस नौजवान के हाथ की एक हड्डी भी टूट गई थी। मारिया तो नहीं थी वहां, लेकिन मार पड़ने वाली थी विपिन कंबोज को, जो कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट्स स्कूल का सबसे बेकार टीचर था। विपिन को 4 मुस्टंडों ने नींद में ही उसके बिस्तर से उठा के बाहर नाले में फेंक दिया था। ये आदमी बहुत गुस्से में थे। विपिन उन्हें देख के घबराते हुए बोला, भाई 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 मारना नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। विपिन ने उन लोगों से अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, ये कह के कि वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सुपर योद्धा साहो का बेटा है और एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स टीचर बनेगा और टीचर बनते ही वो सूद समेत उनके पैसे लौटा देगा। लेकिन सूद तो क्या, बेचारे विपिन के पास तो दूध के भी पैसे नहीं थे। चाय पीता था, वो भी बिना पत्ती और शक्कर के। हर दिन जीता था तो किसी से 100 रुपए का उधार कर करके। मेहनत का जुनून तो था विपिन में, लेकिन शरीर से इतना कमजोर था कि मार्शल आर्ट्स की दिव्य शक्ति उसके शरीर में पैदा ही नहीं हो पाती थी। और बाकी योद्धा कुल के लोगों की तरह विपिन के पास कोई सुपर पावर भी नहीं थी, इसलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, पर कोई मंत्र, कोई तंत्र उसके मार्शल आर्ट्स टेक्निक में काम नहीं करता। अरे तूने हमें 2 महीने पहले कहा था कि तू हमारे पैसे लौटा देगा, ये कहकर उनमें से एक गुंडे ने नाले से बाहर निकल रहे विपिन को एक मुक्का दे मारा। विपिन बोला, हाँ भाई, बात के बीच में हाथ का क्या काम, मैंने इस बार बहुत मेहनत की है, इस बार मैं पक्का मार्शल आर्ट्स एकेडमी के टीचर्स चैलेंज में पास हो जाऊंगा। हाँ। विपिन की इस बात में हंसते हुए वो आदमी बोला, और मैं मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का राजा बन जाऊंगा, मार साले को। ये कह के वो चारों विपिन पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। विपिन जमीन पर पड़ा लात घुसे खाता रहा। बेचारे विपिन ने उन लोगों से बहुत गुजारिश की, लेकिन वो उसे मारते रहे। फिर उनमें से एक आदमी बोला, चल ठीक है, एक बार अपनी जीभ से चाट कर मेरा जूता पॉलिश कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये बात सुन के विपिन को एकदम से गुस्सा आ गया। वो सीधा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा देख के वो आदमी उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ भाई देख, गुस्सा आ रहा है चमन चैंपियन को। एक आदमी ने उसके मुंह पे चाटा मारा, लेकिन अब विपिन उसे घूर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये साओ का असली बेटा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जब साओ बाहर दुनिया बचा रहा था तो कोई दूसरा तेरी माँ से इश्क लड़ा रहा था, है? ये गिरी हुई बात सुन के विपिन की आंखों में खून उतर आया और वो बोला, भाई अब ज्यादा हो रहा है। विपिन की बात सुन के उन मुस्टंडों में से एक बोला, कमाल है, इतनी गिरी हुई बात सुन के भी तू सिर्फ बात ही कर रहा है। अगर तू असली मर्द होता ना तो हमारा मुंह तोड़ देता। अब तो यकीन हो गया है ये अपनी माँ की अय्याशी की पैदाइश है तू सच में नंबर 0 ही है। 15 साल पहले भयानक के हाथों अपने पिता साहो और माँ गायत्री को खो चुका विपिन अनाथ ही बड़ा हुआ था और पिछले 15 सालों में आदत पड़ गई थी उसे इन सब बातों की। लेकिन एक बात जो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी वो थी कि कोई उसे नंबर 0 बोले। इसलिए उस गुंडे के मुंह से वो सुनते ही विपिन की आंखों में खून उतर आया। नंबर 0 नहीं बोलेगा मुझे। और अगले ही पल विपिन ने उस आदमी के मुंह पे पूरी ताकत से लगा के एक मुक्का जड़ दिया। तैश में आके उसने उस आदमी को मार तो दिया था,
लेकिन अब वो गुंडे उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे और विपिन ये बात जानता था। इसलिए वो कालाहारी के जंगलों में जो उसके खंडहर हो चुके घर के पीछे थे उनमें अपनी जान बचाकर भाग गया। कालाहारी के जंगल मौत की घाटी के नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि वहां बहुत ही भयानक जानवर रहते थे। लेकिन विपिन उन राक्षसों से बचने के लिए उन खतरनाक जंगलों के अंदर भाग गया। सुबह से शाम हो गई, वो आदमी वहीं जंगल के बाहर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन विपिन जंगल से बाहर नहीं आया। आखिर में ये मान के कि विपिन जंगल की भेंट चढ़ गया, वो लोग वहां से चले गए। पर देर रात बुरी तरह घायल विपिन वापस अपने घर लौटा। उसके शरीर पे लगे घाव बता रहे थे कि जंगल में कई जानवरों ने उस पर हमला किया था। विपिन ने किसी तरह अपने जख्मों पर मरहम लगाया। दर्द में तड़प रहा विपिन घर में लगी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, ये किस बात की सजा है पिताजी? मेरे अंदर आपका एक भी गुण क्यों नहीं है? क्यों नहीं हूं मैं आपकी तरह शक्तिशाली? ये कहते हुए विपिन की आंखें भर आई और वहीं अपने पिताजी की तस्वीर के नीचे रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह थी। मार्शल आर्ट्स एकेडमी के टीचर्स चैलेंज की। दुनिया के सभी एकेडमीज में सिर्फ स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन यहां इस एकेडमी में साल की शुरुआत में एकेडमी के सभी मार्शल आर्ट्स टीचर्स को अपनी शक्ति और टेक्निक का इम्तिहान देना होता था। इस इम्तिहान को पास करके ही ये साबित होता था कि वो टीचर किसी स्टूडेंट को मार्शल आर्ट्स योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देने के काबिल हैं। अगर कोई टीचर लगातार 3 साल तक ये टीचर्स चैलेंज पार नहीं कर पाता तो उसे एकेडमी से हटा दिया जाता था। उसके बाद वो योद्धा कभी मार्शल आर्ट्स टीचर नहीं बन सकता था। पिछले 2 सालों से इस चैलेंज को पास करने में नाकामयाब रहे विपिन से आज तक किसी स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी। आज का ये टीचर्स चैलेंज विपिन के लिए एक आखिरी मौका था, अपने महान पिता की तरह इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनने का। कमजोर और जख्मी हालत में विपिन आ पहुंचा था मार्शल आर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड में, जहां सभी मार्शल आर्ट्स टीचर खड़े थे। ग्राउंड के चारों तरफ बने स्टैंड्स में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की जनता बैठी थी। ये टीचर्स चैलेंज साल की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता थी। विपिन कंबोज को उस टूटी फूटी हालत में पट्टियों में लिपटा देख सभी लोग उस पर हंसने लगे। अरे नंबर 0 फिर आ गया। एक दर्शक बोला, अबे घोड़ों की रेस में गधे की भी एंट्री हो गई है। दूसरे ने कहा, अबे एक्शन में कॉमेडी की जरूरत भी होती है, तो साला नंबर 0 मार्शल आर्ट्स की दुनिया का कॉमेडियन है। विपिन को ये बातें बहुत चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप ग्राउंड में खड़े बाकी मार्शल आर्ट्स टीचर्स के साथ आके खड़ा हो गया। उसे देख के एकेडमी का एक टीचर रितेश, जो विपिन से बहुत चिढ़ता था, वहां खड़े एक दूसरे टीचर से बोला, यार एक बात बता, अगर कोई नंबर 0 की बहन को मारने की कोशिश करेगा और कोई उसकी मां को मारने की कोशिश करेगा तो ये पहले किसको बचाएगा? हा? वो टीचर बोला, पता नहीं यार। रितेश बोला, भाई ये सबसे पहले खुद को बचाएगा। ये कह के रितेश और वो दूसरा टीचर जोर जोर से हंसने लगे। विपिन रितेश की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और अपने चैलेंज पे ध्यान दिया। एक के बाद एक मार्शल आर्ट्स टीचर एक दूसरे से लड़ते गए और किस्मत देखिए, जब विपिन की बारी आई तो उसके सामने था रितेश। मुकाबला शुरू हुआ। पलक झपकते ही रितेश ने विपिन पर मार्शल आर्ट्स के वारों की बारिश शुरू कर दी। विपिन का पूरा शरीर पहले ही बुरी तरह घायल था, इसलिए रितेश के ये वार उसके शरीर को तोड़ते चले गए। लेकिन विपिन में ताकत की कमी थी, हिम्मत की नहीं, इसलिए ना विपिन की नजरें झुकी और ना उसके घुटने कमजोर पड़े। विपिन ने रितेश पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रितेश में बहुत फुर्ती थी। इस वजह से विपिन के वार रितेश को छू भी नहीं सके। विपिन मार खाता रहा, लेकिन वो खड़ा रहा। 3 मिनट के बाद जब मुकाबला खत्म हुआ तो सभी जजेस ने रितेश को विजयी घोषित कर दिया। विपिन को देख के उस मुकाबले के जज बोले, विपिन कंबोज, ना आप कोई ऊर्जा वार कर सके, ना आपके मार्शल आर्ट्स मूव से आपके प्रतिद्वंदी को कोई परेशानी हुई। आप खुद को उसके किसी वार से बचा भी नहीं सके। माना कि आप खड़े होके पिटते रहे, लेकिन इस एकेडमी में हम स्टूडेंट्स को मारने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, मार खाने की नहीं, इसलिए आप ये चैलेंज हारते हैं। विपिन अपने पिता की तरह एक महान मार्शल आर्ट टीचर बनने का अपना तीसरा और आखिरी मौका खो चुका था। एकेडमी के ग्राउंड में खड़े सारे लोग उस पर हंस रहे थे। नंबर 0 की आवाज सिर्फ
एकेडमी में ही नहीं, विपिन की आत्मा में भी गूंज रही थी। विपिन सिर झुकाए चुपचाप ग्राउंड से बाहर निकल गया। तभी शंकु, एक पागल जो सालों से वहां की सड़कों पर भटकता रहता था, विपिन के सामने आ खड़ा हुआ और भारी सी आवाज में बोला, हे विपिन, ये दुनिया नंबर 237 में 0 है, लेकिन दुनिया नंबर 5555 का विपिन, हाँ, वो हीरो है। ये कहकर वो पागल शंकु विपिन की आंखों में झांकने लगा और एकदम से बोला, एक समय आएगा जब सब बदल जाएगा, उस दिन तू बनेगा हीरो। बिना उस पागल शंकु की बात पे ध्यान दिए विपिन वहां से निकल गया और शंकु चिल्लाता रहा, ये वाला विपिन हीरो है, जो आने वाला है वो हीरो है, हीरो। अब कौन सा विपिन हीरो था और वो कब और कहां से आने वाला था, ये तो भगवान ही जानता था। पर फिलहाल इस विपिन की जिंदगी में मुसीबतों का अंत नहीं हुआ था। विपिन जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसका इंतजार कर रहे थे वही गुंडे जो कल उससे अपना उधार वसूलने आए थे। लेकिन इस बार जैसे ही वो गुंडे विपिन को मारने के लिए आगे बढ़े, विपिन भागा नहीं। वो बोला, आओ एक एक करके सबको बताता हूं। विपिन जानता था कि ये गुंडे उसे जान से मार देंगे, लेकिन अब बात जान की नहीं, आत्मसम्मान की थी। विपिन उन गुंडों से तब तक लड़ता रहा जब तक कि उसके शरीर में कतरा भर भी जान बाकी थी। आखिर में 3 आदमियों ने छटपटाते हुए विपिन को पकड़ लिया और उनका मेन बॉस तलवार से विपिन का गला काटने ही वाला था कि तभी एक सफेद रंग की बिजली कड़की। सब कुछ जैसे बहुत धीरे हो गया, समय रुक गया। वे सभी गुंडे वहीं जम गए और एक दिव्य द्वार खुला और उसमें से बाहर आया एक लंबा चौड़ा मार्शल आर्ट्स योद्धा। विपिन इस शख्स को जानता था, और विपिन क्या, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का हर शख्स इस योद्धा को जानता था। विपिन के सामने खड़े थे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे महान गुरु मास्टर शेख, वही मास्टर शेख जो गुरु थे विपिन के पिता साहू के। मास्टर शेख, आप यहां क्या कर रहे हैं? विपिन के इस सवाल के जवाब में मास्टर शेख मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं विपिन, तुम्हारे नंबर 0 के खिताब के आगे ये कहते ही मास्टर शेख ने एक झटके से अपनी हथेली से विपिन के सीने पे एक ऊर्जा वार किया और अगले ही पल विपिन की आत्मा के सामने थी विपिन की बॉडी। हवा में तैरती विपिन की आत्मा ने अपने शरीर को देखा, जिसको पकड़ के वो 4 गुंडे जमे खड़े थे। और फिर उसने मास्टर शेख से पूछा, ये मैं अपने शरीर से बाहर कैसे आ गया? अगले ही पल विपिन की आत्मा के चारों तरफ की दुनिया बदलती चली गई और कुछ ही पलों में वो खड़ा था एनर्जी के बहुत बड़े आयाम में। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह बस एनर्जी की तरंगे बह रही थी। विपिन ने नीचे जमीन की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो रोशनी के सागर में खड़ा है, जिसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। हजारों फुट ऊपर आसमान में नीली और हरी ऊर्जा की तरंगे बह रही थी। उसके सामने हवा में कुछ अजीब सी लाल रंग की चिंगारियां भी फूट रही थी। विपिन की सोल इस ऊर्जा के सागर में टहलने लगी और उसने आगे बढ़ के एक लाल रंग की चिंगारी को छुआ। उस ऊर्जा की चिंगारी को छूते ही उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। इससे पहले कि विपिन की आत्मा कुछ कह पाती, विपिन के साथ खड़े मास्टर शेख मुस्कुरा के बोले, शून्यकाल में स्वागत है तुम्हारा नंबर 0। समय आ गया है तुम्हारा अपनी शक्तियों को हासिल करने का। क्या तुम तैयार हो हीरो बनने के लिए? लेकिन जहां एक तरफ मास्टर शेख मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के नंबर 0 की जिंदगी बदलने वाले थे, एक अजीब सी काली शक्ति भी शून्यकाल में मडराने लगी थी। उस ऊर्जा के सागर से जिसमें से धुआं उठ रहा था, एक अजीब सी आकृति निकल रही थी। शून्यकाल के अंदर प्रकट हो रही काली शक्तियों के इस अंश को न विपिन ने देखा था और न मास्टर शेख ने। क्या थी ये काली शक्ति जो बंद थी शून्यकाल में? आखिर मास्टर शेख कैसे इतने सालों बाद लौट आए थे विपिन के पास? क्या थी ये जगह शून्यकाल जहां मास्टर शेख विपिन की सोल को ले आए थे? कैसे बनने वाला था विपिन नंबर 0 से सुपर हीरो? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तिलिस्म के धागों से बंधी ये रोमांचक कहानी नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोमांचक कहानी नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
मास्टर शेख की आवाज में एक घबराहट थी, आंखों में एक डर था। यह देख के विपिन कुछ हैरान होते हुए बोला, मास्टर शेख, मैं अपनी दुनिया में एक बार शापित को खत्म कर चुका हूं। मास्टर शेख परेशान होते हुए विपिन से बोले, मगर कैसे? वो एक अमर पिशाच है। जानता हूं मैं ये बात मास्टर शेख, पर यह भी जानता हूं कि अमर पिशाच को अटलांटिस की धातु के खंजर से मारा जा सकता है। मास्टर शेख विपिन से बोले, और कैसे लेकर आओगे तुम अटलांटिस की धातु का खंजर? वो धातु उन पहाड़ों के गर्भ में बह रही लावा की नदी के नीचे मिलती है, और उस लावा की नदी में उतरने के लिए तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली शरीर चाहिए, जो कम से कम मेडिटेशन लेवल 7 का होना चाहिए, वरना तुम उस लावा में जल जाओगे। और इस पुराने कमजोर विपिन का शरीर तो लेवल 0 पर है। मास्टर शेख की बात के जवाब में विपिन कुछ परेशान हो गया और बोला, तो आप मुझे इस कमजोर शरीर से निकाल के वापस मेरी दुनिया में भेज दें, मैं वहां से वो खंजर ले आऊंगा। मास्टर शेख कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ये नहीं हो सकता विपिन, तुम अभी वापस नहीं जा सकते। मास्टर शेख की बात सुन के विपिन परेशान होते हुए बोला, मास्टर शेख, अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है? मैं कहां हूं? ये दुनिया मेरी दुनिया जैसी दिखती है, और वहां मेरी दुनिया में आपकी मौत हो गई थी, तो यहां आप जिंदा कैसे हैं? समय की धारा की दुनिया 5555 से आए विपिन के सवाल के जवाब में मास्टर शेख ने उसे 84 करोड़ दुनियाओं, समय की धाराओं और इस दुनिया के कमजोर विपिन का पूरा सच बताया। मास्टर शेख की बात सुन के विपिन शॉक में था। मास्टर शेख बोले, इस दुनिया का विपिन बहुत कमजोर था, तो मैंने सोचा उसे तुमसे दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति ग्रहण करवा दूं, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी दुनिया की धारा में घुस पाता, एक धमाके से तुम यहां आ गए। तो इस विपिन की आत्मा कहां है? नए विपिन ने पूछा। मास्टर शेख कुछ परेशान होते हुए बोले, उस विपिन की आत्मा कहां है यह मैं फिलहाल नहीं जानता। ये बात मेरे लिए भी एक बड़ा सवाल बन के खड़ी है। सच जानने के बाद विपिन शॉक में वहीं एक पत्थर पे बैठ गया। फिर वो एकदम से मास्टर शेख से बोला, लेकिन मैं यहां कैसे आया? मास्टर शेख बोले, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। जो जानना है ना जान लीजिए, लेकिन मुझे कैसे भी करके मेरी दुनिया में वापस भेज दीजिए। मास्टर शेख ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही भविष्य देख लिया था। सृष्टि को बचाने के लिए इस विपिन का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी था, लेकिन उन्होंने इस बारे में विपिन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उससे यह सच छुपा लिया और फिर अपनी उंगलियों को उसके माथे पर रखते हुए वो उसकी चेतना से जुड़ गए। अगले ही पल मास्टर शेख इस नए विपिन की यादों के जरिए उसकी दुनिया 5555 में थे। वहां के मास्टर कॉन्टिनेंट की धरती पे आधा शहर जल चुका था। मार्शल आर्ट्स एकेडमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहां चल रहा था भयानक और साहो का संग्राम। एक विशाल अजगर आसमान में लहरा रहा था। उसके मुंह से निकलती विष की फुंकारें पूरे वातावरण को जहरीला कर रही थी। ये था शैतान भयानक, और उसका सामना कर रहा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का वीर योद्धा साहो। साहो के दोनों हाथों में शूल थे, जिनमें से एक के बाद एक खतरनाक ऊर्जा के वार निकल रहे थे, जिनका निशाना था भयानक। एक ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा दिखने वाला यह हवाई अजगर पूरे राज्य में तबाही मचा रहा था। भयानक की फुंकार से बचने के लिए साहो अपने दोनों शूल को जोड़ देता था और फिर उन्हीं से वार करता था। भयानक को तो साहो ने संभाल रखा था, लेकिन उसके नर पिशाचों की आर्मी का सामना कर रहा था विपिन। इस विपिन का शरीर बहुत मजबूत था, लंबा कद, चौड़े कंधे, हाथों में ऊर्जा से भरी नसें। ये विपिन इस कमजोर विपिन से बिल्कुल अलग था। ये पूरा दृश्य मास्टर शेख एक फिल्म की तरह देख रहे थे। भयानक चिल्लाया, साहो, तेरी उस दिव्य लाइब्रेरी को मैंने राख कर दिया है। साहो अपने दोस्त ब्योमकेश, जो अब भयानक बन चुका था, उससे बोला, ब्योम यार, लगता है अपना शरीर मोटा करने के चक्कर में तूने अपना दिमाग भी मोटा कर लिया है। शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी भयानक हो गया तू। इससे पहले कि तू उस दिव्य लाइब्रेरी को जला पाता, वो शक्ति मैंने पूरी तरह से विपिन को दे दी, और अब देख कैसे उसके इस्तेमाल से वो तेरे सिपाहियों को कीड़े की तरह मसल रहा है। साहो की बात सुन के आसमान में उड़ रहा भयानक गुस्से से पागल हो गया और उसने नीचे देखा। विपिन उसके सबसे खास सिपाही शापित से लड़ रहा था।
विपिन के ऊर्जावारों के सामने शापित लड़खड़ा रहा था, पर बोले जा रहा था, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अमर हूं, तू मुझे मार नहीं सकता। विपिन हंसता हुआ बोला, हर पंगे का हल है मेरे पास, तेरे अमर होने का तोड़ ढूंढ लाया मैं। यह कह के विपिन ने शापित को एक खंजर दिखाया। यह खंजर नीले रंग की एक धातु का था और उसे देख के शापित भी डर से नीला पड़ गया। ये देख के विपिन हंसा और बोला, फंस गया ना, ये देख, अमर पिशाच को मारने के लिए एटलांटिस की धातु का खंजर। इससे पहले शापित कुछ बोल पाता या कोई हमला कर पाता, विपिन बिजली की गति से दौड़ता हुआ शापित के पास पहुंचा और उसने एक झटके में वो खंजर शापित के सीने में घूंप दिया। शापित दर्द से तड़पने लगा, उसकी चीखें युद्ध मैदान में गूंज रही थी और फिर एकदम से शापित का शरीर राख हो गया था। विपिन मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक भूल हो गई विपिन से। शापित से लड़ते हुए उसका ध्यान बाकी युद्ध से हट गया और विपिन ने अपनी तरफ आती भयानक की विष फुंकार को नहीं देखा। जैसे ही उस फुंकार ने विपिन के शरीर को छुआ, उसका शरीर गल गया और उसकी मौत हो गई। साहो दौड़ा विपिन को बचाने के लिए, लेकिन विपिन की आत्मा अपने पिता को भयानक के साथ संग्राम में अकेला छोड़ के शून्य काल में जा चुकी थी। युद्ध का यह पूरा दृश्य देख रहे मास्टर शेख इस विपिन का सच जान चुके थे। उन्होंने उसके माथे पर से अपनी उंगलियां हटाई। वो समझ गए थे कि विपिन का शरीर नष्ट होने के बाद उसकी आत्मा शून्य काल में कैद हो गई थी, और जब उन्होंने शून्य काल के जरिए समय की धारा को खोलना चाहा, तो वहां कैद उस विपिन की आत्मा सीधे कमजोर विपिन के शरीर में प्रवेश कर गई। मास्टर शेख ने अपनी उंगलियां विपिन के माथे पर से हटाई और हैरानी से उसे देखने लगे। विपिन उनसे बोला, मास्टर शेख, अब तो आप सब जान गए ना, तो प्लीज किसी भी तरह मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दीजिए। यह नहीं हो सकता, मास्टर शेख एकदम से बोले। मास्टर शेख ने अब विपिन से झूठ बोला। विपिन, मैं समय की धारा का द्वार बस एक बार खोल सकता था। दोबारा इतनी शक्ति लगाने के लिए मुझे कई सालों तक मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? विपिन परेशान होते हुए बोला। मास्टर शेख मन में बोले, तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दिया जा सकता विपिन, लेकिन क्यों, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। विपिन मास्टर शेख को ख्यालों में खोया देख बोला, क्या सोच रहे हैं आप? मास्टर शेख गंभीर होते हुए बोले, यह द्वार तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। मास्टर शेख की बात सुन के विपिन चिढ़ गया और बोला, मुझे लग रहा है इस दुनिया के सभी लोग कमजोर हैं, विपिन शरीर से और आप दिमाग से। जो काम आप नहीं कर सकते, मैं इस कमजोर शरीर से कैसे करूंगा? इसलिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनना पड़ेगा। टीचर क्यों बनना पड़ेगा? मास्टर शेख किसी भी तरह इस विपिन को यहां रोकना चाहते थे, इसलिए वो विपिन के सवाल के जवाब में कुछ हड़बड़ाते हुए बोले, क्योंकि इस विपिन को टीचर बनना था, और जब तुम इस विपिन का फर्ज पूरा करोगे तो ये शरीर तुम्हारा साथ देगा। तुम मजबूत होते चले जाओगे और फिर एक दिन तुम ये समय की धारा का दिव्य द्वार खोल के वापस अपनी दुनिया में जा पाओगे। मास्टर शेख की बातें सुन के विपिन बोला, यह मुझे 50 साल लंबा प्लान लग रहा है मास्टर शेख। इरादा तो मास्टर शेख का इस विपिन को यहां हमेशा के लिए रोकने का ही था, लेकिन वो विपिन को झूठी तसल्ली देते हुए बोले, प्लान 50 साल का होगा या 5 महीने का, इसका फैसला तो तुम्हारे अभ्यास से होगा और इस बात से होगा कि तुम कितने अच्छे मार्शल आर्ट्स टीचर बनते हो। इससे पहले कि विपिन कुछ और बोलता, अचानक से एक बार फिर शून्य काल खुला। चारों तरफ ऊर्जा बहने लगी और अगले ही पल समय की धारा खुली, लेकिन इस बार उसमें से निकला एक विशाल मानव। इस मानव के शरीर में करंट दौड़ रहा था। इस मानव को देख मास्टर शेख कुछ घबरा गए और बोले, समय रक्षक। उस मानव के चेहरे पर गुस्सा था। हाँ, समय रक्षक, जो आया है तुम्हें समय की धारा से मिटाने के लिए, क्योंकि तुमने समय की दिव्य धारा को खोलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। इसके बदले तुझे समय की धारा से मिटाया जाता है। यह कहते ही उस मानव ने मास्टर शेख की तरफ एक जाल फेंका। वहां खड़ा विपिन इस दृश्य को देख हैरान था। वो विशालकाय समय रक्षक मास्टर शेख को अपने ऊर्जा जाल में कैद कर चुका था, लेकिन विपिन मास्टर शेख को वहां से नहीं जाने देना चाहता था। एक वही तो थे जिन्हें वो इस दुनिया में जानता था।
विपिन ने उस समय रक्षक पर एक के बाद एक ऊर्जा के कई वार किए, लेकिन वो सभी वार समय रक्षक के आर पार निकल गए। ऐसा लग रहा था कि समय रक्षक एक परछाई हो। समय रक्षक विपिन से बोला, मैं इस पूरे ब्रह्मांड के भगवान का सेवक हूं, तुम्हारी दुनिया का कोई वार मुझे छू भी नहीं सकता। विपिन चिल्लाया, समय रक्षक, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो प्लीज, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। तेरा भविष्य अब बदल गया है, अब यही तेरी दुनिया है, विधि का विधान बदल चुका है। समय रक्षक की बात सुन के विपिन बौखला गया और बोला, लेकिन मेरी दुनिया में मेरे पापा साहब अकेले हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। मास्टर शेख जो विपिन को बौखलाते हुए देख रहे थे वो बोले, विपिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें वापस जाने के लिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। अब सिर्फ तुम्हारी दुनिया ही नहीं बल्कि इस दुनिया और सृष्टि को बचाने की भी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मास्टर शेख उस पल विपिन को बता देना चाहते थे कि भयानक को सिर्फ इसी दुनिया में हराया जा सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ये बता पाते, समय रक्षक के जाल के अंदर उनका शरीर विलीन होता चला गया। जाते हुए समय रक्षक ने एक बार विपिन को मुड़ के देखा और मुस्कुरा के उससे कहा, समय तेरा साथ देगा। शून्य काल समेत समय की धारा का दिव्य द्वार बंद हो गया था और समय रक्षक ने इस ब्रह्मांड की समय की धारा से मास्टर शेख का अस्तित्व मिटा दिया था। विपिन इस नई दुनिया में पुराने विपिन के खंडहर नुमा घर को खड़ा देखता रहा और फिर बोला, विपिन कंबोज, हीरो बनने का बड़ा शौक था ना, अब शुरू कर जीरो से। यह कहकर विपिन अंदर जाके सो गया। शायद दूसरी दुनिया से आया ये विपिन अब मान गया था कि अब यही दुनिया और यही खंडहर उसका घर था। जहां एक तरफ विपिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, वहीं मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के दूसरे कोने में विपिन से हजारों मील दूर अटलांटिस के पहाड़ों की कोख में बसी अंधेरी बर्फीली गुफाओं में एक आकृति आगे बढ़ी जा रही थी। यह आकृति एक बड़े से कक्ष में आकर रुकी जहां मशाल की रोशनी थी और एक अजीब सी तांत्रिक क्रिया चल रही थी। उस कक्ष में बैठे सभी लोगों ने उस आकृति को देखा और वो अपने घुटनों पर बैठ गए। ये सभी काली शक्तियों को पूजने वाले तांत्रिक थे, अमर पिशाच शापित के उपासक, और उनके सामने खड़ा था शापित। मशाल की हल्की रोशनी में शापित का खतरनाक चेहरा दिख रहा था। एक तांत्रिक उसके सामने हाथ में मशाल लिया आया और जैसे ही उसने शापित की मौत भरी आंखों में देखा, उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो चिल्ला के बोला, जैसा शैतान भयानक की भविष्यवाणी थी वैसा हुआ। दूसरी दुनिया से हम भयानक के भक्तों को अंधकार में ले जाने के लिए शैतान भयानक का अमर पिशाच शापित आ गया है। शापित बोला, साहो का बेटा विपिन लौट आया है, बहुत जल्द इस विपिन को खत्म करना होगा और शैतान भयानक के शरीर को जोड़ना होगा। विपिन के समय धारा को पार करते ही शैतान भयानक के अंग भी अब खुद को एक दूसरे के पास बुलाने लगेंगे। चलो अब मुझे दर्शन कराओ मेरे शैतान के। शापित की यह बात सुन के कुछ तांत्रिकों ने उसके सामने एक कांच का बॉक्स लाके रखा जिसके अंदर रखी थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े शैतान भयानक की आंख, जो अब खुल चुकी थी। कैसे विपिन के आने से भयानक जाग गया था, कैसे इस कमजोर शरीर से इस दुनिया की रक्षा करेगा विपिन, कैसे पुराने विपिन की जिंदगी जिएगा विपिन, कैसे मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनेगा ये नया विपिन। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए समय की अनंत धाराओं में तिलिस्म के धागों से बंधी ये रोमांचक कहानी नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह जब विपिन की आंख खुली तो वो उस पुराने घर के टूटे हुए बेड पर पड़ा था, दुनिया को बचाने के कार्यक्रम में। और इस दुनिया से उस दुनिया के बीच सफर करने के चक्कर में विपिन ने खाना नहीं खाया था। विपिन ने पूरे घर में छान मारा, लेकिन उस घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। होता भी कैसे, वो बेचारा पुराना विपिन तो रोज किसी से कुछ पैसे मांग के अपना खर्चा चला लेता था, रोज कुछ भी रूखा सूखा खा लेता था। विपिन घर से बाहर निकल के शहर के बाजार में निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंच के विपिन को यह एहसास हुआ कि उस पुराने विपिन की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। बाजार में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई उसे नंबर 0 कह रहा था, कोई लूजर, कोई चमन चैंपियन, कोई लुगाई।
सिर्फ नफरत और बेइज्जती मिल रही थी पूरे शहर में विपिन को। विपिन एक किराने की दुकान पे गया और उसने खाने का कुछ सामान मांगा तो वो दुकानदार उससे बोला, अब मुफ्त नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी, समझा? खाना खाना है तो मेरे घर आके मेरा बाग साफ कर, कई दिनों से माली छुट्टी पे है। पुराने विपिन को भले ही इस तरह की बेइज्जती की आदत थी, लेकिन इस विपिन के सामने तो उसकी दुनिया में कोई चूं तक नहीं करता था। दुकानदार की बात सुनते ही विपिन ने एक मार्शल आर्ट मूव में उस दुकानदार को दुकान से सड़क पे निकाल फेंका। ये देख बाजार में खड़े सभी दुकानदारों की आंखें फटी की फटी रह गई। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के लोगों ने सालों से विपिन को जलील होते देखा था, लेकिन आज ये पहली बार था कि उस शहर के नंबर 0 ने किसी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था। विपिन का शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उसके पास मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन टेक्निक्स तो थी ही। अपने मालिक को बीच बाजार सड़क पे पड़ा देख उस दुकानदार के आदमी विपिन को मारने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देख के विपिन बोला, यार देखो, मैं सिर्फ खाने का कुछ सामान लेने आया हूं। मैं आज मार्शल आर्ट स्कूल जाके वहां टीचर बन जाऊंगा और ये पैसा वापस लौटा दूंगा। मैं सच में सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहता। विपिन के मुंह से दर्द भरी चीखें और माफी तो सब लोगों ने सुनी थी, लेकिन ये रौब पहली बार देखा था। वो दुकानदार गुस्से में अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और बोला, लगता है कल के टीचर्स चैलेंज की हार से पागल हो गया ये नंबर 0। ये बात उस दुकानदार ने खत्म ही की थी कि एक जोरदार किक उसके सीने पे आके पड़ी और वो कई फुट दूर जा गिरा। विपिन बोला, 0 नहीं बोलना मुझे। मास्टर शेख ने ठीक कहा था, किसी भी दुनिया का विपिन हो, खुद को नंबर 0 बुलाए जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। अपने मालिक की हालत देख के उसके आदमी कुछ घबरा गए। विपिन ने उन्हें देख के हंसते हुए कहा, एक एक करके आओगे या एक साथ ही सबकी ठुकाई की जाए? सभी आदमी एक दूसरे को घबरा के देखने लगे और फिर तेजी से विपिन की तरफ दौड़े। विपिन हंसते हुए बोला, अच्छा है, एक साथ ही सबका काम तमाम करते हैं, टाइम बचेगा। अगले कुछ पलों बाद बाजार में 7-8 आदमी अपने हाथ पैर तुड़वाए सड़क पे पड़े थे। विपिन ने अपने नाश्ते का सामान लिया और जाते समय सड़क पे पड़े दुकानदार से बोला, 2-3 दिन में इसके पैसे देता हूं मैं। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का नंबर 0 शहर में तहलका मचा चुका था। नाश्ता करके विपिन सीधा बढ़ चला शहर की मार्शल आर्ट्स एकेडमी की तरफ। जब विपिन एकेडमी के गेट पर पहुंचा तो उसे देखकर गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला। वो विपिन को देख के हंसने लगा और बोला, अरे क्या 0, कल हार तो गया तू, फिर आज यहाँ क्या अपनी और बेइज्जती करवाने आया है? विपिन जब एकेडमी के अंदर घुसा तो गार्ड उसके पंच से बेहोश हो चुका था। विपिन को एकेडमी में देख सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन विपिन बिना किसी की बात पे ध्यान दिए सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जा घुसा। विपिन को अपने सामने खड़ा देखकर एकेडमी के प्रिंसिपल निराश होते हुए बोले, बताइए मिस्टर कंबोज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विपिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिंसिपल से बोला, सर मैं आज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ और मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, अपनी बीवी से अपनी बात मनवाना चाहता हूँ। विपिन प्रिंसिपल की आवाज में दबा कटाक्ष समझ गया था। विपिन बोला, सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। विपिन की बात का मजाक उड़ाते हुए प्रिंसिपल बोले, एक नहीं विपिन सर, आपको 3 मौके मिले थे 3 सालों में, लेकिन आप एक बार भी टीचर्स चैलेंज पार नहीं कर पाए। विपिन कुछ सोच के बोला, सर तब मैं तैयार नहीं था। वाह, आप 3 सालों में तैयार नहीं हुए और आज एक दिन में तैयार हो गए, ताकत की गोली खाई है क्या? प्रिंसिपल की बात के जवाब में विपिन हंसते हुए बोला, हाँ सर, वो एक ताकत की गोली खाई है मैंने। और सर सोचिए, मेरे पिताजी इस एकेडमी के कितने महान टीचर थे, कितने बड़े योद्धा थे। उसकी इज्जत की खातिर आप मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ताकत की गोली खाई है? जी सर। तो ठीक है, दीवार में एक मुक्का मार के दिखाओ। प्रिंसिपल की बात सुन के विपिन बोला, सर जाने दीजिए ना, आपका ऑफिस खराब हो जाएगा। मेरा ऑफिस खराब हो जाएगा? कैसे? सर आपके ऑफिस की दीवार टूट जाएगी ऐसे। विपिन ने मजबूर होके प्रिंसिपल के कमरे की दीवार पे एक मुक्का मारा और कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल बोला, क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। विपिन ने उस दीवार को हल्के से अपनी उंगली से दबाया और अगले ही पल पूरी दीवार नीचे गिर गई। एकेडमी के प्रिंसिपल हैरान थे और साथ वाले कमरे में जिसमें दीवार गिरी थी
उसमें बैठी मंत्र शास्त्र की टीचर भी हैरान थी। कहा था ना सर, नुकसान हो जाएगा, गोली खाइए, एक मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर शाम 6 बजे तक कोई भी एक स्टूडेंट तुमसे मार्शल आर्ट सीखने को तैयार हो जाता है तो तुम एकेडमी में पढ़ा सकते हो। प्रिंसिपल को थैंक यू बोल के विपिन कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रिंसिपल सकपकाते हुए उससे बोला, मिस्टर जीरो, मेरा मतलब है मास्टर विपिन, आपके पास ताकत की एक ही गोली थी या 1-2 गोली और भी पड़ी है? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर एक ही गोली थी, मास्टर से कल रात आके देंगे। ये कहकर विपिन वहां से हंसता हुआ चला गया। पहले से ही हैरान प्रिंसिपल ने जब मास्टर शेख का नाम सुना तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने विपिन से कुछ पूछना चाहा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल के विपिन ने कई स्टूडेंट से बात की, लेकिन कोई भी एकेडमी के नंबर 0 से मार्शल आर्ट्स नहीं सीखना चाहता था। घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे थे। विपिन ये बात समझ गया था कि प्रिंसिपल ने तो उसे दूसरा मौका दे दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये यकीन नहीं था कि वो अब पुराना कमजोर विपिन नहीं रहा। निराश विपिन एकेडमी के कंपाउंड में बने फाउंटेन के पास जाके बैठ गया और खुद से बोलने लगा, आधा घंटा रह गया, अब इनके सामने कौन सी दीवार गिराऊं, कहां से ढूंढूं स्टूडेंट? पर मास्टर शेख ने कहा था कि जब तक मैं एक जबरदस्त टीचर नहीं बन जाता मैं समय धारा का दिव्य द्वार नहीं खोल पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके अगले आधे घंटे में एक स्टूडेंट ढूंढना ही पड़ेगा। विपिन अपने आप से यह बात कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लंबी चौड़ी लड़की खड़ी थी जो फाउंटेन में सिक्के फेंक रही थी। मरता क्या न करता, विपिन उस लड़की के पास जा पहुंचा और बोला, हेलो, मैं मास्टर विपिन कंबोज। वो लड़की बिना किसी इमोशन के बोली, जानती हूं, नंबर 0 आप। विपिन को यह बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे इस लड़की को अपनी स्टूडेंट बनाना था, इसलिए वो उससे बोला, लोगों की मजाक करने की आदत है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और इस साल तुम किस टीचर से मार्शल आर्ट सीखने वाली हो? उस लड़की ने विपिन को देखा और बोली, मेरा नाम रोमा है और मैंने अब तक यह फैसला नहीं किया कि मैं किससे मार्शल आर्ट सीखूंगी। विपिन बोला, मुझसे सीख लो, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। अगर अच्छे टीचर होते आप तो सब आपको नंबर 0 क्यों बुलाते? रोमा की बात के जवाब में विपिन बोला, अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे बेहतर टीचर पूरे एकेडमी में नहीं है। विपिन की यह बात सुन के रोमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूं। पिछले साल मैं मास्टर सुहानी से मार्शल आर्ट सीख रही थी, लेकिन वो दैत्यों से लड़ाई की विद्या मुझे सिखाने में नाकामयाब रही। वो एकेडमी के जू में उड़ने वाले कोबरा से नहीं लड़ पाई। कोबरा ने उन्हें डस लिया और फिर वो 1 महीने एकेडमी के अस्पताल में भर्ती रही। अगर आप उस कोबरा को काबू में कर लोगे तो इस साल मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आपसे लूंगी। विपिन ने तुरंत ही रोमा की शर्त को मान लिया और अगले 5 मिनट में विपिन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट्स एकेडमी के जू में था। विपिन उस विशाल कक्ष में घुसा जहां वो उड़ने वाला कोबरा था। जू में बने सभी कक्ष तिलस्मी कक्ष थे। बाहर से देखने में ये छोटे कमरे थे, लेकिन अंदर घुसते ही एक एक कमरा पूरे जंगल जितना बड़ा था। ऊपर खुला आसमान था, दिन में सूरज चमकता था, रात में चांद। विपिन इस जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ घना जंगल था। कुछ देर तक विपिन अंदर टहलता रहा। उसे बहुत बेसब्री हो रही थी क्योंकि 6 बजने में बस 10 मिनट बचे थे। तभी उसके पीछे से हवा में उड़ता हुआ वो फ्लाइंग कोबरा आया। कोबरा ने विपिन को डसने की कोशिश की, लेकिन विपिन तेजी से उसके वार से बच गया। विपिन ने उस फ्लाइंग कोबरा को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी बहुत तेज था। समय निकल रहा था और विपिन कोबरा को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी विपिन को सूझी एक टेक्निक, मार्शल आर्ट्स की सम्मोहन शक्ति। विपिन ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो। वो कोबरा विपिन के सामने आके उसकी आंखों में देखने लगा और देखते ही देखते वो कोबरा एक गुलाम की तरह विपिन के पैर पर लिपट गया। फ्लाइंग कोबरा के जादुई कक्ष के बाहर खड़ी रोमा ये देख के हैरान थी। विपिन ने रोमा का चैलेंज पूरा कर दिया था। उस फ्लाइंग कोबरा को उस जंगल में छोड़ विपिन बाहर आया तो रोमा ने झुक के मार्शल आर्ट्स के अंदाज में विपिन को सम्मान दिया, जैसे शिष्य गुरु को देते हैं। विपिन ने अपने हाथ की ऊर्जा से
अपने और रोमा की हथेली में एक कट लगाया और दोनों हाथों के बीच में एक रुमाल को रख के ब्लड बॉन्ड यानी कि रक्त वचन बना लिया। 6 बजने में 2 मिनट बाकी थे और विपिन को उसकी पहली स्टूडेंट मिल चुकी थी। समय धारा की दुनिया 5555 से आया विपिन इस दुनिया के मार्शल आर्ट स्कूल में अपना सफर शुरू कर चुका था। विपिन बहुत खुश था, लेकिन उससे दूर से खड़े देख रहे उस स्कूल के 2 मार्शल आर्ट्स टीचर्स खुश नहीं थे। वो एक दूसरे से बोले, शापित को बताना पड़ेगा, जितना कमजोर वो साहो के बेटे को समझ रहे हैं वो है नहीं, उन्हें मामन को एकेडमी भेजना होगा। भयानक का उपासक शापित क्या साजिश रच रहा था एकेडमी के अंदर विपिन के खिलाफ? क्या और स्टूडेंट्स भी मान लेंगे विपिन को अपना टीचर? क्या इस दुनिया में अपना फर्ज पूरा कर वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा विपिन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए समय की अनंत के एफएम पर। शाम के अंधेरे में खड़े उन 2 टीचरों को विपिन ने नहीं देखा था और वो अनजान था मामन नाम के उस खतरनाक योद्धा से जो आ रहा था उसे खत्म करने। विपिन एकेडमी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। बेटा, इस आवाज को पहचानता था विपिन। यह आवाज थी उसके पिता साहू की। इससे पहले कि उस सुनसान सड़क पे चल रहा विपिन कुछ समझ पाता, उसके मन में एक बिजली सी कौंधी और अगले ही पल उसकी चेतना यानी कि उसका ध्यान किसी दूसरे आयाम में चला गया था। और अगले ही पल विपिन चारों तरफ पानी से घिरे एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक नायाब लाल पत्थर के किले के सामने बने एक खूबसूरत गार्डन में खड़ा था। उस किले का विशाल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और विपिन उस दिव्य किले के अंदर बढ़ चला। लेकिन अंदर जाते ही विपिन हैरान हो गया। उस किले के अंदर थी एक विशाल लाइब्रेरी। चारों तरफ आकाश को छू रही किताबों के रैक थे। ऊपर आसमान में ऊर्जा की तरंगे बह रही थी। इस लाइब्रेरी में 100 से भी ज्यादा फ्लोर थे, जिन पर जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी जो अपने आप चल रही थी। किताबें खुद को पढ़ के सुना रही थी। विपिन अपने कुल की सुपर शक्ति के अंदर था। हैरान विपिन खुद से बोला, तो ये थी वो दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति जो पिताजी भयानक से बचा के मुझे देना चाहते थे। उन लाखों किताबों को वहां देख के विपिन हंसते हुए बोला, लेकिन ये शक्ति कम, होमवर्क ज्यादा है। इतनी किताबों को पढ़ना इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। 200-400 जन्म लेने होंगे इन सभी किताबों को पढ़ने में। क्या पिताजी, कोई ब्रह्मास्त्र टाइप शक्ति दे देते, सीधा मंत्रों का उच्चारण किया और काम हो गया। तभी एक आवाज आई, ब्रह्मास्त्र का आह्वान कैसे करना है बेटा, उसकी शक्ति भी तुम्हें इस लाइब्रेरी में मिल जाएगी। विपिन ने पीछे मुड़ के देखा तो वो हैरान रह गया। उसके पीछे खड़े थे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के इतिहास के सबसे वीर योद्धा साहू। पिताजी, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, बल्कि इस दिव्य लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूं। तुम्हारे कुल को वीर गुरु द्रोण ने ये ज्ञान संग्रह यानी कि लाइब्रेरी एक दिव्य शक्ति के रूप में दी थी। और क्योंकि तुम सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करते हो, इसलिए मैं तुम्हें उनके रूप में नजर आ रहा हूं। बेटा, ये है तुम्हारी दिव्य लाइब्रेरी, जहां से सफर शुरू होगा तुम्हारे इस दुनिया में वीर योद्धा बनने का। विपिन उस लाइब्रेरी में रखी लाखों किताबों को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि दुनिया को बचाना, बुरी शक्तियों को मारना जोशीला काम है, लेकिन ये तो प्रोफेसर वाली नौकरी लग रही है। विपिन की बात सुन के वो लाइब्रेरियन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें घंटों लगा के ये किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। जिस किताब को तुम उठाओगे उसका ज्ञान खुद तुम्हारे मन में बस जाएगा। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी विपिन। वैसे तो आप लाइब्रेरियन हो, लेकिन मजाक अच्छा करते हो। लाइब्रेरियन मुस्कुरा के बोला, इस दिव्य लाइब्रेरी में तुम्हें दुनिया के सारे मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, यंत्र विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, दानव विज्ञान और मार्शल आर्ट्स की सभी जानकारी मिल जाएगी। और तुम इस ज्ञान को अपने अभ्यास का हिस्सा बना के अपनी शक्ति और मेडिटेशन का लेवल बढ़ा पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा मेडिटेशन लेवल बढ़ेगा, इस लाइब्रेरी से तुम्हें और कई अनोखी शक्तियां मिलती चली जाएगी। लाइब्रेरी के कुछ हिस्से तुम्हारे लिए निषेध हैं, क्योंकि अंदर दबी है ऐसी मायावी किताबें जिनसे दुनिया का कल्याण और सर्वनाश दोनों किया जा सकता है। अपने पिता की छाया की बात सुन के विपिन बोला, तो लाइब्रेरी के इस निषेध हिस्सों में मैं कब जा पाऊंगा?
जैसे जैसे तुम्हारी मेडिटेशन टेक्निक का लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हारे लिए इन हिस्सों का रास्ता भी खुल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? विपिन ने लाइब्रेरियन से पूछा। ये दिव्य शक्ति अब तुम्हारी चेतना से जुड़ चुकी है। जब तुम्हें लाइब्रेरी की जरूरत होगी तब ये तुम्हें अपने आप यहां ले आएगी। अब जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा विपिन। अगले ही पल विपिन ने देखा कि वो सड़क पे खड़ा है। वो लाइब्रेरी जा चुकी थी। वो लाइब्रेरियन भी गायब हो गया था। अपने जीवन में हो रही इन सारी अजीब चीजों के बारे में सोचते हुए विपिन वापस अपने घर लौट जाता है। विपिन अपने घर पहुंचता है और सुबह दुकान से लिए गए राशन से अपने लिए रात का खाना बनाना शुरू करता है। तभी पीछे से एक भारी डरावनी सी आवाज आती है। भूख हमें भी बहुत लगी है, बहुत दूर से आए हैं, हमारे लिए भी रोटी बना देना। ये किसकी आवाज थी? कौन बैठा है मेरे घर में? ये सोचते हुए हैरान विपिन तुरंत अपने घर के बाहर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि कुछ नकाबपोश उसके घर के कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग कौन हो? विपिन ने उन लोगों से पूछा। तुम्हारे चाहने वाले। वहां बैठे उन लोगों में से एक आदमी हंसते हुए बोला। विपिन को एहसास हो रहा था कि उसके बिन बुलाए मेहमानों के इरादे कुछ ठीक नहीं है। विपिन अपनी आवाज मजबूत करते हुए बोला, तुम लोग कौन हो? हम बाराती हैं, दुल्हन को ससुराल ले जाने आए हैं। वहां बैठे आदमी को छेड़ते हुए विपिन बोला, कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन को ले जाने के चक्कर में तुम लोगों का बैंड बज जाए। जैसे विपिन ने ये बात कही, उन नकाबपोशों ने अपनी तलवार निकाल ली। विपिन ये देखते ही उन पे कूद पड़ा, लेकिन ये नकाबपोश बहुत ही शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स फाइटर्स थे। इस नए विपिन की मार्शल आर्ट्स टेक्निक भले ही बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका शरीर अब भी कमजोर था। इसलिए विपिन के लिए अकेले उन सब नकाबपोशों का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। उन नकाबपोशों ने कुछ ऊर्जा वार किए, जिनसे विपिन थोड़ा दूर जा गिरा। ये वार खाते ही विपिन को गुस्सा आ गया और उसने भी पूरा जोर लगाते हुए कुछ ऊर्जा वार किए, जिससे दो नकाबपोश बेहोश हो गए। विपिन बोला, कहा था ना, बिन बुलाए बारातियों का स्वागत बहुत अलग ढंग से करता हूं मैं। उन नकाबपोशों को उम्मीद नहीं थी कि विपिन के अंदर इतनी शक्ति होगी। विपिन अपने शरीर की ऊर्जा केंद्रित करता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ा, पर तभी एक नकाबपोश ने हवा में एक क्रिस्टल फेंका। वो क्रिस्टल सीधा जाके विपिन से टकराया और एक कांच के ताबूत में विपिन कैद हो गया। उस क्रिस्टल की कैद में बंद होते ही विपिन ने बहुत कोशिश की उस ताबूत को तोड़ने की, लेकिन उसका हर वार नाकामयाब रहा। उनमें से एक नकाबपोश चलते हुए उस ताबूत की तरफ आया और उसने अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा देख के विपिन पल भर के लिए घबरा गया। सफेद चेहरा, बेजान आंखें और दांतों में खून। वो शापित का भेजा तांत्रिक था। वो बोला, देख लिया, डोली में बैठ गई दुल्हन। गुस्से में तिलमिला रहा विपिन पूरी ताकत से उस क्रिस्टल के ताबूत पे मुक्के मारता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सभी नकाबपोश खड़े हुए और उन्होंने हवा में एक पोर्टल खोला और उस ताबूत में विपिन को बंदी बनाकर वहां से ले गए। वो खतरनाक नकाबपोश उस क्रिस्टल ताबूत में बंद विपिन को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के बर्फीले गुफाओं के जाल में ले गए। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में ये गुफाएं काली शक्तियों का गढ़ थी। बर्फीले अंधेरे में दबी इन गुफाओं में सदियों से धूप की एक किरण तक नहीं पड़ रही थी। काली शक्तियों के उपासक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक तांत्रिकों का घर थी ये गुफाएं। इन्हीं गुफाओं के जाल में एक गुफा थी मामन की, जहां एक पोर्टल खुला और पोर्टल से बाहर वो नकाबपोश विपिन को लेकर आ गए। मामन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का वो शैतानी तांत्रिक था जिसके आदमियों ने पूरे कॉन्टिनेंट में कोहराम मचा रखा था। विपिन को अपने सामने ताबूत में कैद देख मामन के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। क्रिस्टल के पीछे विपिन के चेहरे को देख के मामन अपने दांत भींचते हुए बोला, तो ये है वो योद्धा, साहो का बेटा, जिसने महान शापित को मारने की हिम्मत की है। तू मास्टर कॉन्टिनेंट का मसीहा बनेगा। ये बोलते ही मामन ने अपनी उंगली को उस क्रिस्टल ताबूत पे रखा। वो क्रिस्टल का ताबूत चटकता चला गया और आखिर में टूट गया। बहुत शक्तिशाली था मामन और ये विपिन ने देख लिया था, लेकिन विपिन बिना घबराए बोला, तू भी चमचा है या फिर बॉस है? मामन विपिन की बात सुन के हंसा। वाह, तेवर वही है।
मामन उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, मैं महसूस कर सकता हूं कि तेरे अंदर भी एक हल्की सी छाया है काली शक्ति की। विपिन खुद को मामन से पीछे करते हुए बोला, और मैं ये महसूस कर सकता हूं कि तूने ना कई दिनों से अपना मुंह साफ नहीं किया है। विपिन के मजाक को सुन के मामन को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मामन हूं मैं, मामन। बोल तो ऐसे रहा है ना जैसे रावण है। चल ये डराना बंद कर और मुझे वापस भेज। कल एकेडमी जाना है मुझे, नए स्टूडेंट्स इकट्ठे करने हैं, फिर उस भयानक को खत्म करना है। तू खत्म करेगा भयानक को? मामन गुस्से में चिल्लाया। विपिन हंसते हुए बोला, समझ गया, चमचा ये तू। ठीक है, तमीज से खत्म करूंगा उसे। ये कहते ही विपिन ने एक जोरदार मार्शल आर्ट्स मूव से मामन पे वार किया। मामन, जो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, कई फीट दूर जा गिरा। मामन की गुफा में करीब 100 से ज्यादा आदमी थे जो अब विपिन की जान के प्यासे थे। लेकिन तभी हुआ एक करिश्मा। विपिन के पास से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा निकलती चली गई और उसने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया। उस गुफा में खड़े सभी आदमी विपिन पे हमला कर रहे थे, पर कोई भी उसके कवच को भेद नहीं पा रहा था। मामन अब संभल गया था। वो विपिन से बोला, साहो के बेटे, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। मुझे शापित ने कहा था कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तेरे अंदर बहुत शक्ति है। हमारे साथ, भयानक के साथ जुड़ जा। इस दुनिया का राजा बन जाएगा तू। मामन की बात सुन के विपिन बोला, यही तो बात है मामन, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। इसके लिए तेरे जैसे चमचों को हराना है। ये कहते ही विपिन ने उस सुनहरी ऊर्जा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशाल गांडीव यानी कि धनुष बनाया और इस धनुष से एक के बाद एक ऊर्जा के तीर निकलने लगे। मामन के आदमियों में आतंक मच गया था। आपने तो कहा था कि लड़का कमजोर है। बच्चा है, मसल देंगे। विपिन उन घबराए हुए आदमियों की बात सुन के बोला, क्योंकि इस कमजोर बच्चे को लाइब्रेरी मिल गई है जिससे वो पढ़ाई करने लगा है, और कोर्स में यही लिखा है कि कैसे तुम जैसे 2 टके के चमचों को बजाते हैं। मामन ने अपनी काली शक्तियों से अपना कवच बना लिया था, इसलिए विपिन के वार उस पर असर नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके साथियों का हाल बुरा हो गया था। मामन विपिन को लड़ते हुए देख के समझ गया था कि उसे अब कोई घातक वार करना पड़ेगा विपिन पर, और फिर उसने आवाहन किया त्रिकालदर्शी तलवार का। जैसे ही मामन ने त्रिकालदर्शी तलवार का आह्वान किया, उस गुफा के अंदर एक अजीब सा तूफान उठने लगा। विपिन ये देख के हैरान हो गया। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के गिरने लगी। जमीन के नीचे दबी गुफाओं का जाल कांपने लगा और प्रकट हुई काली शक्ति से भरी हुई दिव्य धातु की बनी त्रिकालदर्शी तलवार। विपिन की चेतना के अंदर बसी लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बोला, विपिन, ये तलवार बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारा कवच भेद देगी। तुम्हें यहां से वापस निकलना होगा। पोर्टल खोलो। इस पूरी लड़ाई में विपिन का मार्गदर्शन उस लाइब्रेरियन ने किया था। विपिन ने तुरंत लाइब्रेरियन की बात मानते हुए पोर्टल खोला, लेकिन तब तक वो त्रिकालदर्शी तलवार पहुंच चुकी थी उसके कवच तक। उस तलवार के छूते ही वो कवच नष्ट हो गया और उसी पल विपिन पोर्टल के पार निकला। लेकिन वो तलवार भी विपिन के पीछे उस पोर्टल के पार निकल गई। अब वो तलवार उस जादुई पोर्टल से अपने घर लौट रहे विपिन से बस कुछ ही फुट दूर थी। विपिन अपनी तरफ आती मौत को देख रहा था। त्रिकालदर्शी तलवार विपिन के शरीर के 2 टुकड़े करने जा रही थी। मामन बोला, त्रिकालदर्शी तलवार एक बार जिसकी तरफ बढ़ चलती है उसको खत्म करके ही रुकती है, भले उसे कितने आयाम, कितने लोग क्यों न पार करने पड़े। कैसे बचेगा उस त्रिकालदर्शी तलवार से विपिन? क्या उस तलवार ने भेद दिया विपिन का सीना, या वो बच गया उस वार से? क्या भयानक वापस लौटेगा? क्या इस दुनिया और बाकी के 84 करोड़ दुनियाओं को बचा पाएगा विपिन, या फिर खत्म हो जाएगा वो काली शक्तियों के हाथों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए समय की अनंत धाराओं में तिलिस्मी नंबर 0, सिर्फ पॉकेट FM पर।